मेरा नाम यश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं और मेरे दोस्तों को बचपन से ही भूत प्रेत, पैरानॉर्मल और हॉन्टेड जगहों पर जाने का शौक है और हमारे इसी शौक ने हमें एक बार बहुत बड़े खतरे में डाल दिया था। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पिछले साल अगस्त में हुई थी, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त ऐसी एक हॉन्टेड जगह पर गए थे। उस रात को मेरे 3 दोस्त मेरे घर पर स्लीप ओवर के लिए आ रखे थे। तो रात को करीब 1 बजे तक हम सब मेरे रूम में बहुत मस्ती करते रहे। तो जब रात के 1 बज गए तो हमने सोचा कि अब सो जाते हैं। तो हम सोने के लिए अपने बेड पर लेट तो गए थे, लेकिन हमारी बातचीत फिर भी बंद नहीं हो रही थी। हम एक के बाद एक अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन किए जा रहे थे और हम में से कोई भी सोने के मूड में नहीं था। तभी मेरा एक दोस्त बातों का टॉपिक भूत प्रेत और पैरानॉर्मल पे ले आया और जिसके बाद तो जैसे सभी एक्साइटेड हो गए। हम चारों का मन कर रहा था कि किसी हॉन्टेड जगह पर जाकर खुद सर्च करें कि क्या ऐसी चीज़ें वाकई में होती हैं या नहीं। तो मेरे तीनों दोस्त एक एक करके आसपास की कुछ हॉन्टेड जगहों के नाम लेने लगे जहाँ पर हम जाकर एक्सप्लोर कर सकते थे। तो मेरी एक दोस्त जिसका नाम रितिका है, उसने एक ऐसी हॉन्टेड जगह के बारे में बताया जहाँ पर हम इससे पहले कभी नहीं गए थे और ना ही हमने उस जगह का नाम सुना था। जिस जगह के बारे में वो बात कर रही थी वो एक लंबी सी रोड थी जो कि जंगल से घिरी हुई थी। उसने बताया कि उस जगह पर ऐसी कई भूत प्रेत जैसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसके बाद से लोग उसे हॉन्टेड मानते हैं और वो जगह ऐसी पैरानॉर्मल घटनाओं के लिए किसी हॉटस्पॉट से कम नहीं है। वो जगह मेरे घर से करीब आधे घंटे की ड्राइव की दूरी पर थी, लेकिन क्योंकि हम सभी एक्साइटेड थे और हमें लगा कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता, इसलिए हम सब उस जगह को जाने के लिए तैयार हो गए। तो मैंने जल्दी से सबके लिए थोड़ी कॉफ़ी बना दी और कॉफ़ी पीने के बाद जब हमें थोड़ी जान आ गई तो हमने कुछ ज़रूरी सामान साथ में ले लिया। हमने कुछ फ्लैश लाइटें ली, कुछ मेडिकल का सामान लिया और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हम सब मेरी कार में बैठे और उस जगह के लिए निकल पड़े। उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से सड़कें पूरी गीली पड़ी थी, लेकिन क्योंकि सड़कें लगभग खाली पड़ी थी इसलिए हम उस जगह पर जल्दी पहुंच गए। आसमान में जो काले बादल छा रखे थे उसकी वजह से उस जगह पर काफ़ी अंधेरा हो रखा था। मैंने कार को रोड के साइड पे पार्क कर दिया और हम सब उतरकर उन जंगलों की तरफ चल पड़े। मेरी फ्लैशलाइट और मेरा वाटरप्रूफ कोट काफ़ी काम आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने रितिका से पूछा कि वो हमें कहाँ ले जा रही है, तो उसने बताया कि उसे पता है कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं और थोड़ी देर में हम उस जगह पर पहुँच जाएंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उसे अच्छे से पूरा रास्ता मालूम था। तो रितिका आगे आगे चल रही थी और हम सब उसके पीछे उसे फॉलो कर रहे थे। वहाँ का माहौल काफ़ी डरावना हो रखा था। बारिश, झिंगुरों की आवाज़ और अंधेरे से पूरा माहौल ढक रखा था। मेरे दोस्त भी धीरे धीरे नर्वस होने लग गए थे और उन्होंने अपना डर भगाने के लिए जोक्स वगैरह मारना शुरू कर दिया। अब हम जंगल के काफ़ी घने एरिया में आ चुके थे। थोड़ी देर में रितिका, जो कि हमें सबसे आगे लीड कर रही थी, वो अचानक से रुक गई और उसने हमें बताया कि हम उस जगह पर पहुंच गए हैं। जैसे ही रितिका ने ये बोला तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अंधेरे से भरे हुए उस जंगल में मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि हर इंसान की आवाज़ में एक तरह की रिदम होती है, यानी एक तरह की ताल होती है जिससे हर एक इंसान बोलता है। लेकिन रितिका की आवाज़ कुछ अननेचुरल सी लग रही थी। वो अपनी नेचुरल रिदम में नहीं बोल रही थी। मैंने जैसे ये बात नोट की तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मेरे मन में बार बार आ रहा था कि कहीं रात के इस अंधेरे में, इस घने जंगल में रितिका पर कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा तो नहीं आ गई। तो मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और उन पर एक नज़र मारते ही मैं समझ गया कि वो भी बहुत डरे हुए थे। मैंने रितिका से पूछा कि वो हमें इस जगह पर क्या दिखाना चाहती है, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो बस हमें घूरे जा रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ रखा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खून नहीं था और टॉर्च की नीली रोशनी से उसके चेहरे का पीलापन और बढ़ गया था। मैंने उसकी आंखों पर लाइट भी मारी, लेकिन इससे भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुछ सेकंड बाद वो अचानक से बोली कि वो अपने घर पहुंच चुकी है, तो बाकी हम सब लोग वापस जा सकते हैं।
और फिर वो हमें उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया कहने लगी। ये सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे से भरे इस घने जंगल को वो अपना घर बता रही थी। उसके चेहरे का वो पीलापन बढ़ते ही जा रहा था। इससे पहले कि हालात और बिगड़े, हमने रितिका को पकड़कर वहाँ से जाने का फैसला किया। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि भले ही वो अपने घर आ गई हो, लेकिन फिर भी हमें वापस मेरे घर चलना होगा। लेकिन उसने जवाब में मुझे ज़ोर से धक्का मारा। रितिका दिखने में तो 5 फुट 2 इंच की एक दुबली पतली सी लड़की है, लेकिन जिस ताकत से उसने मुझे धक्का मारा, मैं करीब 10 फुट पीछे जाकर गिरा हूँगा। ये देखकर मेरे दोस्त भी हैरान हो गए, और जब उन्होंने भी रितिका को वापस ले जाने की कोशिश की तो वो उनके साथ भी बहस और लड़ाई करने लग गई। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बहुत डरावनी होती जा रही थी। हमें लगा कि अगर हम अभी रितिका को वापस नहीं ले गए तो आगे न जाने क्या होगा। तो हमने किसी तरह उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसे वहाँ से उठाया और वापस पीछे मुड़कर जहाँ हमने अपनी कार पार्क की थी उस तरफ दौड़ पड़े। जब हम उसे उठाकर वापस कार की तरफ दौड़ रहे थे तो आसपास की झाड़ियों में कोई चीज़ बहुत तेज़ी से हमारा पीछा कर रही थी। उस चीज़ की आवाज़ हमें झाड़ियों से साफ सुनाई दे रही थी। वो एक बहुत ही डरावनी और राक्षस जैसी आवाज़ थी, जिसे याद करके आज भी हमारी रूह कांप जाती है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम जंगल में ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे, इसलिए थोड़ी देर में हम अपनी कार तक पहुंचने वाले थे। इस बीच रितिका लगातार चिल्लाने और हमसे छूटने की कोशिश कर रही थी। रितिका के चिल्लाने के साथ साथ झाड़ियों में उस चीज़ की आवाज़ भी तेज़ हो रही थी, मानो वो चीज़ रितिका को पकड़ना चाहती हो या उसे पूरी तरीके से अपने वश में कर लेना चाहती हो। लेकिन जैसे ही हम उस जंगल से बाहर आ गए तो रितिका शांत हो गई। उसके बाहर आते ही झाड़ियों में उस चीज़ की आवाज़ भी शांत हो गई। मैंने उन झाड़ियों की तरफ टॉर्च मारकर देखा तो उन झाड़ियों के बीच में से हमें किसी की लाल आंखें दिखाई दी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और हम सीधा अपनी कार की तरफ भागे। जब हम अपनी कार के पास पहुंचे तो कार को देखकर हमें बहुत बड़ा झटका लगा। पूरी कार के शीशों पर लाल हाथ के निशान छपे हुए थे। हमने जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट करी और मैं जितना तेज़ वहाँ से कार भगा सकता था मैंने भगाई, और थोड़ी देर में हम उस जगह से निकल गए। अब तक रितिका भी पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी और अब उसकी हालत बात करने लायक हो गई थी। तो हमें से एक ने उससे पूछा कि वो हमें क्या सोचकर वहाँ ले गई थी। तो उसने हमें बताया कि उसे याद है कि वो हमें उस जंगल पर ले जा रही थी और वो हमें उस जंगल के बारे में कुछ कहानियाँ बताने वाली थी जो कि उसने सुनी थी। तभी अचानक वो बेहोश हो गई थी और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कब वो हमें जंगल के घने एरिया में ले गई थी, कि उसने कब मुझे धक्का दिया या कब वो हमारे साथ उस जंगल से वापस भाग रही थी। ऐसा कुछ भी उसे याद नहीं है। उस जगह पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि वो रोड और जंगल काफ़ी डेंजरस जगह है। उस रोड पर काफ़ी ऐसे मोड़ हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स की वजह से काफ़ी सारी मौतें हुई हैं। और तो और उस जंगल में आदिवासी लोगों का भी निवास है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अजीबोगरीब धार्मिक प्रथाओं में लिप्त हैं और वो वहाँ पर काफ़ी सारी अजीबोगरीब रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स करते रहते हैं, जो कि हमें उस रात झाड़ियों में उस चीज़ के बारे में भी बताता है। उस दिन के बाद से हम फिर कभी किसी हॉन्टेड प्लेस पर नहीं गए और अब हम उन जगहों के बारे में सिर्फ बात करके ही अपना मन बहला लेते हैं।